आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? परमाणु परीक्षण। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें क्या करते हैं, निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तो पूछा जाता है कि रेडियो सक्रिय तत्व की खोज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था। ठीक, तो रेडियो सक्रिय तत्व की खोज 1896 में, कब? 1896 में हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, तो रेडियो सक्रिय तत्व की खोज सबसे पहले किसने किया था? हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने कब? 1896 में किया था। ठीक, आगे मैडम क्यूरी व उनके पति पीरे क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी पति कौन थे? पियरे क्यूरी। इन दोनों ने मिल करके एक विशेष, एक बहुत महत्वपूर्ण धातु खोज की। कौन कौन? पोलोनियम और कौन? यूरेनियम। तो मैडम क्यूरी और कौन? पीरे क्यूरी ने मिलकर क्या एक महत्वपूर्ण धातु पोलोनियम और क्या यूरेनियम तत्व की खोज की। हम लोग जानते हैं मैडम क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट है, हम लोग कह सकते हैं, जिनको भौतिक और नोबेल दोनों क्षेत्र में क्या मिला हुआ है, भौतिक और रसायन, जिनको भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्र में क्या मिला हुआ है, उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से उनके पति को भी कौन? पीरे क्यूरी को भी क्या इसमें भौतिकी में क्या प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सम्मानित किया गया है। तो इन लोगों ने क्या मिल करके बहुत क्या एक विशेष प्रकार के तत्व की खोज की है। कौन? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। कौन तत्व था? पोलोनियम और कौन? यूरेनियम। एक विशेष प्रकार का एलिमेंट था। ठीक, जो मैडम क्यूरी और उनके पति थे पियरे क्यूरी, इन लोगों ने क्या किया, हम लोग जानते हैं जो यूरेनियम क्या होता है, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम यूरेनियम का एस क्या होता है? पिच ब्लाइंड। क्या होता है? पिच ब्लाइंड। तो पिच ब्लाइंड से क्या, पिच ब्लाइंड से 30 टन इन्होंने क्या लिया, पिच ब्लाइंड नामक एस लिया। कितना लिया? 30 टन। 30 टन पिच ब्लाइंड ले करके बस इससे 2 ग्राम क्या प्राप्त हुआ, यूरेनियम। 2 ग्राम यूरेनियम प्राप्त हुआ था। अर्थात जो यूरेनियम क्या होता है, जो यूरेनियम तत्व है यह बहुत ही एक विशेष प्रकार का एलिमेंट होता है और बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होता है। कौन? यूरेनियम, जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में या परमाणु भट्टियों में या कहां पर बिजली बनाने के लिए सब जगह इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? यूरेनियम का। अगर यूरेनियम को खुले वातावरण में रख दिया जाए तो काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। और यूरेनियम एक ऐसा तत्व है, अगर एक यूरेनियम को एक मान लीजिए कोई पेन है, क्या कोई पेन है, छोटा सा पेन है, उस पेन के बराबर यूरेनियम को यदि क्या किया जाए, उस पेन के बराबर एक यूरेनियम, तो एक शहर को जिसकी क्या हो जनसंख्या 10 से 15 हजार लाख, कितना हो, 10 से 15 लाख हो, उस शहर को 3 से 4 वर्ष तक बिजली सप्लाई कर सकता है। कौन? यूरेनियम। एक पेन के बराबर क्या? यूरेनियम। इसीलिए क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है यूरेनियम। ठीक, तो इसकी खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है? तो रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति के फलस्वरूप रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनके नाभिक में जब किसी प्रकार का क्षति होता है, उनके नाभिक में जो द्रव्यमान होता है, उनके द्रव्यमान में जो क्षति होता है, उस द्रव्यमान के क्षति होने से एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्या होती है, डेवलप होती है। क्या होती है? किसी भी पदार्थ जो रेडियो तत्व होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जब उनके नाभिक में, उनके नाभिक के द्रव्यमान में जब किसी प्रकार से उनके द्रव्यमान में कमी होती है तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है। उसी एनर्जी हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और उस नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग क्या बनाने के लिए करते हैं? परमाणु बम और अणु बम बनाने के लिए किया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक,
आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, वह होता है टू टाइप, दो प्रकार का। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक क्या होता है नाभिकीय संलयन। तो हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो वह नाभिकीय, ठीक, वह नाभिकीय ऊर्जा या वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई भारी नाभिक विखंडित होकर के या टूट करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक विखंडित हो करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक विशेष प्रकार की अपार एनर्जी डेवलप होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी डेवलप होती है। तो दो वैज्ञानिक थे, कौन, ऑटो हान तथा स्ट्रासमान। ऑटो हान तथा स्ट्रासमान ने क्या किया था, नाभिकीय विखंडन की क्रिया सबसे पहले कराया था लैब में, ठीक। उसने क्या किया था, ऑटो हान तथा स्ट्रासमान ने क्या किया, यूरेनियम, क्या, यूरेनियम एक कैसा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ऑटो हान तथा स्ट्रासमान ने जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन, क्या है, न्यूट्रॉन कणों का बौछार कराया अर्थात बमबारी कराया, तो देखा इससे क्या निकलता है, बेरियम, क्या, बेरियम और क्या, क्रिप्टॉन। ये दो हल्के नाभिक का निर्माण होता है, अर्थात जब यूरेनियम टूटता है दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, कौन, बेरियम और क्रिप्टॉन। और साथ साथ वो क्या होता है, निकलता है क्या, न्यूट्रॉन। और साथ साथ अपार ऊर्जा डेवलप होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। जब यूरेनियम परमाणु पर, यूरेनियम तत्व पर न्यूट्रॉन कणों का बौछार कराया जाता है तो वह दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और वह हल्के नाभिकों में टूट करके न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा डेवलप करता है। एक न्यूट्रॉन क्या होता है, जब एक नाभिक में टूटता है इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, और उन किरणों का नाम क्या होता है, गामा किरणें। जब भी कोई नाभिकीय विखंडन होता है, जब भी कोई नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, उसमें विशेष प्रकार की क्रिया क्या होती है, विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं। उन किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, उन किरणों का नाम है गामा किरणें। क्या नाम है, गामा किरणें, ठीक। तो गामा किरणें के बारे में हम लोग जानते हैं, जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणों का कोई द्रव्यमान, इनमें द्रव्यमान बहुत कम होता है। इनका द्रव्यमान क्या होता है, अल्फा बीटा किरणों से बहुत कम होता है। द्रव्यमान कम होने की वजह से ये गामा किरणें प्रकाश की वेग से चलती हैं। तो गामा किरणें ऐसी किरणें होती हैं जो एक पतली एल्यूमिनियम की चादर को भेद सकती हैं, ठीक। तो गामा किरणें बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं। जब हम लोग का मान लो पैर टूट जाता है, क्या, हाथ टूट जाता है, हम लोग जब डॉक्टरी में एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्सरे मशीन होता है क्या होता है, डॉक्टर हम लोग ऊपर लाता है, तुरंत हटा देता है। अगर उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए तो क्या करेगा, उस पोर्शन को गलाने की कोशिश करने लगेगा। उसी प्रकार से गामा किरणें जो होती हैं अल्फा किरणें से बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, पावरफुल होती हैं। तो जब नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है तो क्या निकलता है, गामा किरणें निकलता है, अनवरत गामा किरणें निकलती रहती हैं। उससे क्या होता है, यह जा करके हमारे शरीर के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को अर्थात आरबीसी की मात्रा को रोक देता है। मतलब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बंद हो जाता है। जब भी कहीं क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है, कहीं परमाणु बम गिराया जाता है, कहीं अणु बम गिराया जाता है, ठीक। आरबीसी अर्थात हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती हैं। और जब लाल रुधिर कणिकाएं प्रभावित हो जाएंगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा। अर्थात हम लोग जानते हैं आरबीसी कारण ही, आरबीसी जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे संपूर्ण शरीर क्या होता है, संचित होता रहता है, ठीक। उसी कारण हम लोग जिंदा रहते हैं। और जब ये विखंडन होता है तो यह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, हम लोग मर जाते हैं। अगला क्या है, तो वही चीज होता है, क्या, ऊर्जा निकलता है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसमें प्रश्न क्या पूछता है, परमाणु बम व अणु बम किस क्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम और अणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। पूछा गया है कि परमाणु बम और अणु बम
किस क्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम और अणु बम किस क्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित है। बहुत ज्यादा पूछा आता है। आगे, परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले किस देश के साइंटिस्ट ने किया था? तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने। किसने? अमेरिका के साइंटिस्ट ने। तो परमाणु बम का निर्माण सर्वप्रथम 1945 में, कब? 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। तो परमाणु बम का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसीलिए अगर पूछा जाए कि विश्व में परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। फादर ऑफ एटॉमिक बम किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। तो परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। एक कभी घटना है, यह सन 1945 घटना है। हम लोग जानते हैं सन 1945 में क्या 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वार क्या होता स्टार्ट हुआ है। सेकेंड वार के स्टार्ट के समय जर्मनी का तानाशाह हिटलर वह अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता, सरेंडर कर देता है। लेकिन जो जापान का सम्राट था, कौन? जापान का जो सम्राट था अकिहितो, कौन था? अकिहितो, वह अमेरिका के सम्मुख सरेंडर नहीं कर रहा होता है। अमेरिका ने उसको कहा तुम सरेंडर कर दो, तो सरेंडर नहीं कर रहा था। कौन? जापान का सम्राट, कौन? अकिहितो। तो बाद में अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया और क्या किया अमेरिका ने जापान के ऊपर, कब? 6 अगस्त अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था 1945 में। कब? अगस्त महीना, लगभग जून महीने। कब? जून महीने में ही परमाणु बम बना लिया था और परीक्षण कर चुका था, बस उसका प्रयोग करना था। ठीक, तो 6 अगस्त 1945 को उसने क्या किया? जापान के हिरोशिमा पर क्या गिरा दिया? अणु बम गिरा दिया। ठीक, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं। और वहां पर देखते देखते माइक्रो सेकंड में नहीं, माइक्रो सेकंड में 80,000 लोग क्या तबाह हो गए, धुआं बन गए। ठीक, आगे फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अब क्या गिरा दिया? जापान के ऊपर अब गिरा दिया परमाणु बम, जिसे हम लोग कहते हैं फाइट मैन के नाम जानते हैं। और ये जो परमाणु बम गिरा, यह धरती पर नहीं गिरा, धरती से 500 मीटर ऊंचाई पर रहा, तब फट गया, ब्लास्ट कर गया। और वहां पर तब भी 65,000 जनसंख्या जापान की मारी गई थी। ठीक, ये क्या था? परमाणु बम, अणु बम था। अब तो आधुनिकीकरण आ गया है। एक कब की बात है? 1945 की। अब सभी देश अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए अब क्या बनाने लगे हैं? अब बनाने लगे हाइड्रोजन बम, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक, तो पूछा जाता है कि भारत में अणु बम का निर्माण सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? एक कहां के थे? अमेरिका के। कौन? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो बात की जाएगा भारत में, तो भारत में अणु बम का निर्माण सबसे पहले राजा रमन्ना, कौन किए थे? राजा रमन्ना ने किया था। ये बात कब की है? ये बात है 18 मई 1974 की। 18 मई 1974 की। इस समय अपने देश की जो प्रधानमंत्री थी, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल क्या होता है? एक पोखरण राजस्थान में क्या होता है? एक परमाणु परीक्षण किया जाता है। और उन सभी का जो कमान संभाले थे, कौन सा कमान संभाले थे? वैज्ञानिक राजा रमन्ना संभाले थे। और साथ इनके साथ 75 वैज्ञानिक और क्या थे? बहुत सारे इंजीनियर थे। ठीक, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। कहां पर? पोखरण राजस्थान में। इस परमाणु परीक्षा का नाम क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्योंकि यह जो परमाणु परीक्षण था, जितना साइंटिस्टों ने सोचा था, जितना वैज्ञानिकों ने सोचा था, उतना यह सफल नहीं रहा। तो बाद में क्या होता है? जब बाद में 11 मई और 13 मई 1998 को क्या होता है? 5 परमाणु परीक्षण करता है। कौन? भारत। कैसे? तो इस समय 11 मई और 13 मई को
हम लोग जानते हैं अपने देश में महान साइंटिस्ट कौन उभरे हुए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अपने देश में परमाणु परीक्षण तो हो चुका था, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं किया गया था। सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण नहीं किया गया था। तो उस समय जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, माने जाने साइंटिस्ट थे। उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि आप हमारे देश को, अपने देश को एक ऐसा परमाणु बम बनाइए जिससे पूरा देश क्या हो, माने कि हमारे देश क्या हो, हमारे पास भी क्या है, परमाणु बम है, अणु बम है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके सारे दोस्त जो वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, वो लोग मिल करके रात दिन मेहनत किए। और क्या होता है, भारत के सामने क्या होता है, एक बहुत बड़ा, विश्व के सामने लोग क्या एकदम परेशान आते हैं। 11 मई को क्या होता है, 3 परमाणु परीक्षण किया जाता है और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण, अर्थात 11 मई और 13 मई को मिला करके 3, 2, 5 परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और पांचों क्या रहे, सफल रहे। उस दिन जो भारत देश था, विश्व के सामने क्या हो गया, परमाणु नाम में स्थान उसका पहले आ गया, भारत का। तो इस हम लोग क्या बोले इसको, ऑपरेशन शक्ति। क्या बोले इसको हम, ऑपरेशन शक्ति बोले। आगे पूछा जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही आज मुंबई में, कहां पर, मुंबई में, ठीक, मुंबई में बॉम्बे हाई, वहां पर क्या है, तारापुर, क्या है, तारापुर में क्या बनाया गया, परमाणु विद्युत ऊर्जा घर, परमाणु बिजली घर बनाया गया है तारापुर में। ठीक, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी, कौन, होमी जहांगीर भाभा को। और तथा भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है या माना जाता है। आगे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? वह नाभिकीय क्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक, इसमें क्या था, कोई भारी नाभिक तोड़ करके छोटे छोटे नाभिक बनाए। इसमें क्या, वह नाभिकीय क्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है, एक अपार ऊर्जा क्या होती है, डेवलप होती, क्या होती है, अपार ऊर्जा डेवलप होती है। किसमें, नाभिकीय संलयन क्रिया में। तो नाभिकीय संलयन क्रिया थी, इसको सबसे पहले वैज्ञानिक एच वेदे ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, उत्पन्न किया था। इनके अनुसार हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? एक होता है पोट्रियम, कौन होता है, पोट्रियम, उसको हम लोग बोलते हैं 1H1। एक होता है ड्यूटेरियम 1H2। एक क्या होता है, ट्राइटियम 1H3। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग किया जाता है। तो जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इन दोनों की क्रिया कराया जाता है विशाल टेम्परेचर पर, अत्यधिक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, हीलियम नामक परमाणु का निर्माण होता है और साथ साथ न्यूट्रॉन बनता है और अपार ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, अपार ऊर्जा। तो इस क्रिया को कराने के लिए अपार टेम्परेचर चाहिए होता है। सूर्य के किरण के अंदर जितना तापमान होता है उतना टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर क्रिया होती है। अर्थात ये हाइड्रोजन है, इस पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इनको मिलाने के लिए क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दी जाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम व सूर्य में हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा होने का मेन स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जो सूर्य है, सूर्य में क्या है, सूर्य में बात किया जाए तो सूर्य में 85% हाइड्रोजन विद्यमान है। क्या है, हाइड्रोजन है। और बात किया जाए 10% क्या, 10% क्या उसमें हीलियम है और बाकी जो 5% बचा अन्य गैसें हैं। तो सूर्य में क्या है,
85% क्या उसमें है, 85% हाइड्रोजन है और 10% क्या है, हीलियम है। इसी के कारण सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है और उसमें क्या होता है, अपार ऊर्जा डेवलप होता रहता है और यह क्रिया सूर्य में अनवरत होती रहती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया, हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का खोज या बनाने का प्रक्रिया या आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में। इसीलिए एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक कहते हैं। तो परमाणु बम का जनक किसे कहते हैं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को, और हाइड्रोजन बम के जनक किसे कहते हैं, एडवर्ड टेलर को। अब हाइड्रोजन बम होता क्या, थोड़ा समझते हैं हम लोग संक्षिप्त रूप से। तो हाइड्रोजन बम में दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी पार्ट, एक होता है सेकेंडरी पार्ट। तो सेकेंडरी पार्ट में क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, एक होता है पूरा पात्र होता है। इस पात्र में क्या भरा होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम के क्या होते हैं, ईंधन भरे होते हैं, छोटे छोटे कण भरे होते हैं। इन कण को क्या किया जाता है, इन कण को एक्टिवेट किया जाता है और जब कण एक्टिवेट हो, जब यूरेनियम और प्लूटोनियम के कण एक्टिवेट जाते हैं क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसको यहाँ पर क्यों यूरेनियम और क्यों प्लूटोनियम रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी वाले पार्ट में, इस प्राइमरी वाले पार्ट में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, कौन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोनों पर ही समान चार्ज होता है और हम लोग जानते हैं समान चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इनको कोलैप्स करने के लिए, इनको मिलाने के लिए इस प्रक्रिया में, इस पात्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और ऊर्जा का जो मान होता है अर्थात टेम्परेचर जो होता है वह 3.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर उत्पन्न किया जाता है। जब इतना टेम्परेचर उत्पन्न होता है तो क्या होता है, यह जाकर टेम्परेचर आगे बढ़ता है और कौन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को मिला देता है और जब मिल जाता है क्या बन जाता है, हीलियम, और एक क्या होता है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बम में एक साथ होता है दबा धमाका, क्या होता है, ए बन गया परमाणु बम, इधर क्या बन गया, परमाणु बम, इधर क्या बन गया, हाइड्रोजन बम। एक साथ इसमें क्या होता है, डबल धमाका होता है, किसमें, हाइड्रोजन बम में। इसीलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, आज के समय बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम कौन सा बनाया था, ईबी माइट। कौन बनाया था, ईबी माइट। तो अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम कौन बनाया, ईबी माइट। ठीक, कब बनाया था, 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बम 1 नवंबर 1952 को बनाया, ईबी माइट नामक नाम से। और उसका परीक्षण कहाँ किया था, प्रशांत महासागर में। कहाँ किया, प्रशांत महासागर में। इसकी जो पावर क्षमता थी, यह नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 8 गुना, कितना, 800 गुना शक्तिशाली था, पावरफुल था। कौन, हाइड्रोजन बम 800 गुना पावरफुल। ठीक, अब हम लोग जानते हैं अब रूस से रहा नहीं गया, रूस का अमेरिका बना दिया इतना पावरफुल, तो हम पीछे क्या रहेंगे। तो रूस ने क्या किया, रूस ने 30 अक्टूबर 1961 ईस्वी को, रूस ने 30 अक्टूबर 1961 ईस्वी को जार बम्बा नामक क्या बना दिया, हाइड्रोजन बम, जो नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना पावरफुल था। अमेरिका कितना पावरफुल, अमेरिका वाला 800 गुना पावरफुल और रूस वाला 3800 गुना पावरफुल था। इसीलिए आज जो रूस है दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति क्या है, अगले स्थान आता है, कौन, रूस। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से देश के पास कितना कितना परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम है। तो बात की जाए रूस में, तो रूस में वर्तमान समय में 6255 क्या है, परमाणु शक्ति है, अर्थात उसके पास क्या है, परमाणु बम, अणु बम है, इतना 6255।
और अमेरिका के पास कितना है 5550, और चीन के पास 350, और फ्रांस के पास 290, और पाकिस्तान के पास 165, और भारत के पास 156 है, 10 कम है। और उत्तर कोरिया कितना है 40, उत्तर कोरिया के पास 40 है, कितना है उत्तर कोरिया के पास 40 है, लेकिन वो जो वहां का जो तानाशाह कौन किम योंग, वहां का जो तानाशाह किम योंग है वह अमेरिका क्या करता है, कहता तुमको उड़ा दूंगा है 40 है, और कहता तुमको उड़ा दूंगा। ठीक, तो अगर बात की जाए तो रूस और अमेरिका ये दो देश ऐसे हैं, ये दो देश ऐसे हैं रूस और अमेरिका जिसके पास विश्व का 90% परमाणु शक्ति इन्हें देश के पास है। देखो 6255, 5550, और जो 10% बचा विश्व के अन्य देशों के पास है। 90% दूसरे देश, 10% पूरा देश, ये सब बातें हैं। ठीक, तो सबसे परमाणु ताकत में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। कौन सा है, रूस। उसके बाद कौन है, अमेरिका। ठीक, धन्यवाद।